रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप की 50 दिन की शांति समझौते की समय सीमा के कुछ दिनों बाद यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन को लेकर धमकियां देनी शुरू कर दी। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा, उद्धरण, इस विषय पर पश्चिमी नेताओं के बयान पूरी तरह से बकवास हैं। हमें पूरी तरह से जवाब देने के लिए उसी के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो पहले से हमला करना होगा। हाँ, आपने सही सुना। रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अमेरिका पर पहले से हमला करने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, उनकी आदत है ज्यादा पीने की और वो इतिहास पढ़ना भूल गए। अमेरिका पर पहले से हमला करना कभी उचित नहीं होता। यहाँ देखिए, उन्होंने TOSS एक रूसी राज्य नियंत्रित पत्रिका को दिए इंटरव्यू में क्या कहा। रूस को गठबंधन के हमलों का इंतजार करने के बजाय पहले हमला करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम के पास न केवल अपनी नसों में दौड़ती हुई संपत्ति है, बल्कि अपनी श्रेष्ठता की बीमार और बेहद पुरानी सोच भी है, और हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पश्चिमी अभिजात वर्ग के लिए पूरी ताकत से जवाब देना चाहिए। एक स्वतंत्र और मजबूत रूस हमेशा एक ऐतिहासिक अपवाद और उनकी सभ्यतागत श्रेष्ठता का ठोस खंडन रहा है। आज जो हो रहा है एक प्रॉक्सी युद्ध, लेकिन असल में एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध प्रतिबंधों के पैकेज और यूरोप के सैन्यीकरण के बारे में जोरदार बयान, यह सब पश्चिम द्वारा हमारे देश रूस को नष्ट करने का एक और प्रयास है। मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन को विमिलिटरीकृत और डिनाज़रीफाई करने के उद्देश्य से युद्ध शुरू करके उसे किसी और के खूनी भू राजनीतिक खेल में मोहरा बनने से रोकने का मौका दिया, और यह भी जोड़ा कि यूक्रेन में डीपैरासिटेशन करना भी आवश्यक है। वह अमेरिका या नाटो पर हमला करने की धमकी दे रहा है, पर वास्तव में वह ऐसा करने जा नहीं रहा। वह इतना मूर्ख नहीं है। यह तो बस वही पुराना रूसी धमकी भरा रवैया है। पश्चिम लगातार यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ाता रहा है और अब फिर से ऐसा कर रहा है। यह उनकी पुरानी बयानबाजी है, हम युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में रूसी सेना के पास परमाणु हथियारों का उपयोग किए बिना इस युद्ध को जारी रखने की शक्ति नहीं है। पुतिन के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, जो रूस चीन गठबंधन में शी जिनपिंग के अधीन है। यह वो बात है जो हमने हाल ही में जनरल बेन होजेस के साथ अपनी बातचीत में चर्चा की थी। आइए उस क्लिप को सुने। सबसे पहले हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। जब भी हम रूसी वीडियो कवर करते हैं, रूसी बॉट्स हमारी वीडियो को डिसलाइक करके एल्गोरिदम में इसकी पहुंच कम करने की कोशिश करते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारी सहायता करते हैं। अब क्लिप सुने। डेडलाइन के विषय में मुझे अनिश्चित है कि आपने यह रिपोर्ट 10 दिन पूर्व देखी थी या नहीं। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की एक कॉल हुई थी। पुतिन ने कॉल में कहा कि वे युद्ध तेज करके एक बड़ा हमला करने और जमीन हासिल करने जा रहे हैं। क्या रूस परमाणु हथियारों के बिना भी युद्ध को बढ़ा सकता है? मुझे संदेह है कि रूस के पास कोई रोकी हुई क्षमता है। इस दौरान उन्होंने 1 मिलियन से अधिक लोगों को हताहतों में खो दिया है। मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। मुझे नहीं पता कि वे इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। युद्ध प्रयास। वे केवल अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेनी शहरों में निर्दोष लोगों को मारते रह सकते हैं। शानदार नाम वाली महान ब्लैक सी फ्लीट अभी तस्वीर में नहीं है। रूसी वायुसेना यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की हिम्मत नहीं करती। वे अभी तक पोलैंड से यूक्रेन में आ रहे उपकरण और गोला बारूद को रोकने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जो वायुसेना की एक जबरदस्त विफलता है। मैं नहीं देखता कोई भी चीज, कोई भी तरीका नहीं दिखता जिससे वे यूक्रेनी रक्षकों पर बड़े पैमाने पर हावी हो सकें। मेरा मानना है कि इसी तरह का क्षरण और धक्का मुक्की जारी रहेगा। हजारों लोग बहुत मामूली फायदे के लिए मारे जा रहे हैं। क्षेत्रीय लाभ के मामले में लगभग कुछ भी नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा जब और उत्तर कोरियाई सैनिक आएंगे। क्या उनकी संख्या और तैनाती ऐसी है कि वे युद्ध के परिणाम को प्रभावित करना शुरू कर सकें? आप जानते हैं, हम अभी भी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पैदल हैं या गोल्फ कार्ट और मोटरसाइकिल जैसी चीज़ों पर सवार हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बख्तरबंद टुकड़ी है जो तोड़कर अंदर घुसेगी, सीधे डनीप्रो नदी तक जाएगी और फिर कीव तक या खेरसोन को घेरने के लिए आगे बढ़ेगी। ऐसी चीज़ें मैं बस
मुझे ऐसी कोई क्षमता नजर नहीं आ रही है। और निस्संदेह रूसियों ने विभिन्न प्रकार के ड्रोन के उपयोग में महारत प्राप्त कर ली है। मेरे यूक्रेनी दोस्तों का कहना है कि वे ग्लाइड बमों से सचमुच नफरत करते हैं। ये बम भयंकर तबाही मचाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी निर्णायक नहीं है। अगर आपका घर या आपका शहर निशाना बन रहा है तो ये बहुत भयानक है, परंतु ये बातें युद्ध के नतीजे को निर्धारित नहीं करेंगी। और मैं बस ये नहीं देख पा रहा हूं, अगले 1 साल तक कम से कम कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा जब तक बाहर से कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। अगर आप पूरा पॉडकास्ट इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेदवेदेव के इंटरव्यू में हास्यास्पद बात यह है कि वो नेटो पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसी इंटरव्यू में वो इनकार कर रहे हैं कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई प्लान है। वो इसे बकवास मानते हैं, जबकि यूरोपीय देश इसी बहाने सैन्य खर्च बढ़ा रहे हैं। असलियत में रूस अपनी जीडीपी के हिसाब से दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य खर्च कर रहा है, शायद सिर्फ उत्तर कोरिया को छोड़कर। रूस अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 9% खर्च कर रहा है। यह इतना बुरा है कि अब राज्य नियंत्रित अखबार भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और अधिकारियों से महंगाई सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह रूसी अखबारों में अर्थव्यवस्था पर काफी कुछ छपा है, खासकर नेजविसी में गजेता में यह टॉप स्टोरी है। यूटिलिटी बिल चुकाने के लिए कुछ रूसी लोग कर्ज में डूब रहे हैं। 1 जुलाई से यूटिलिटी टैरिफ औसतन 12% बढ़ गए हैं। समाजशास्त्री और वित्तीय विश्लेषक यूटिलिटी बिलों में वृद्धि को लेकर जनता की बढ़ती चिंता पर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में उन रूसियों की संख्या जिन्होंने अपने सामुदायिक और यूटिलिटी बिलों में भारी वृद्धि की शिकायत की 1/3 बढ़ गई। ब्रेड की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं गेहूं के दाम घट रहे हैं। खुदरा ब्रेड की कीमतों में बढ़ोतरी उपभोक्ता महंगाई से भी ज्यादा है। सालाना महंगाई दर पिछले हफ्ते 9.45% तक पहुंच गई। ब्रेड के दाम सालाना 15-17% बढ़े हैं। रूसी ग्रेन यूनियन के अनुसार जून के पहले आधे में रूस के गेहूं निर्यात में लगभग 5 गुना की गिरावट देखी गई, जो 5,65,000 टन रह गया, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह 27 लाख टन था। ग्रेन यूनियन को जुलाई में भी यही रुझान जारी रहने की उम्मीद है। विदेशी खबरों को समझने में नजरिया एक बड़ी चुनौती है। आइए इस पर चर्चा करें। एक अकेला लेख जरूरी नहीं कि जमीनी हकीकत को दर्शाए, और पत्रकार उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं हो सकते। वैश्विक घटनाओं की स्पष्ट तस्वीर के लिए विभिन्न स्रोतों की तुलना आवश्यक है। यहीं पर आज के हमारे प्रायोजक ग्राउंड न्यूज काम आते हैं। यह एक ऐप और वेबसाइट है जो 50,000 से अधिक स्रोतों से विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों की खबरों को एक जगह संकलित करती है। वे हर बड़ी खबर का विस्तृत विवरण देते हैं, जिसमें पक्षपात, स्वामित्व और विश्वसनीयता का स्कोर शामिल होता है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे विशाल हवाई आक्रमण शुरू कर दिया है। F-16 पायलट की मृत्यु हो गई, जबकि जेलेंस्की ने अमेरिका से सहायता मांगी। ग्राउंड न्यूज ने इस खबर पर 400 से ज्यादा लेख पाए और उनमें से 80 से ज्यादा बहुत विश्वसनीय स्रोतों से आए हैं। इसलिए मैं ग्राउंड न्यूज पर भरोसा करता हूं, जहां मैं जल्दी से रिपोर्ट की गई खबर और उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकता हूं। जब आप संवेदनशील भू राजनीतिक खबरों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जानकारी की विश्वसनीयता जानना महत्वपूर्ण होता है। एक रिपोर्टर के रूप में जो देख रहा है कि रूस शांति नहीं चाहता, यह अच्छा है कि तथ्य आधारित रिपोर्टिंग दिखाती है कि बातचीत शुरू होने के बाद से रूसी हमले बढ़े हैं। और उनका ब्लाइंड स्पॉट फीड मेरी पसंदीदा विशेषताओं में से एक है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम का एक पक्ष कौन सी खबरों को अनदेखा कर रहा है। क्या नहीं कहा जा रहा है, यह उतना ही अहम है जितना कि क्या कहा जा रहा है। ground.news बेसिक्स पर जाएं या अपनी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। इस लिंक से आपको उनके अनलिमिटेड एक्सेस वेंटेज प्लान पर 40% की छूट मिलती है। मुझे यह रोजाना काफ़ी उपयोगी लगता है, आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। रूसी अर्थव्यवस्था पहले से ही संघर्ष कर रही है और यही वजह है कि ट्रंप की रूसी तेल निर्यात पर सेकेंडरी टैरिफ्स की चेतावनी इतनी बड़ी बात है। देखिए, जब से पुतिन ने अपनी बिना मतलब की आक्रमण शुरू की है, रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एकमात्र राहत
उसकी शैडो फ्लीट और वह तेल रहा है जिसे रूस चीन, भारत, ब्राजील और निश्चित रूप से तुर्की जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ट्रंप प्रशासन अब उसी राजस्व स्रोत को निशाना बना रहा है। दूसरे चरण के प्रतिबंध रूस पर नहीं बल्कि रूसी तेल खरीदने वाले सभी देशों पर लगाए जाएंगे और यही वजह है कि हर देश वाकई में चिंतित है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 50 दिन का इंतजार क्यों है। नाटो के महासचिव मार्क रूट हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि द्वितीयक प्रतिबंधों के लिए 50 दिनों का इंतजार क्यों है। आइए सुनते हैं। राष्ट्रपति ने आज घोषणा की कि 50 दिनों की डेडलाइन तय की गई है। आपका मानना है कि रूस के साथ व्यवहार करने वाले अन्य देशों पर लगाए गए प्रतिबंध उन पर अधिक दबाव डालेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील में हैं और जानते हैं कि ये आप पर लागू होगा, तो आप व्लादिमीर पुतिन को कॉल करेंगे और कहेंगे हम अभी भी तुमसे सामान खरीद रहे हैं, लेकिन सीज फायर या शांति समझौते पर बातचीत में तुम्हें गंभीर होना होगा, वरना हम सेकेंडरी प्रतिबंधों की चपेट में आएंगे। इससे रूस प्रभावित होगा, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति द्वारा समझदारी से तैयार किया गया है। चीन, भारत, ब्राजील और रूस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी रूसी हितों को अपने या अपने नागरिकों के हितों से ऊपर नहीं रखेंगे। देखिए, चीन, भारत और यहाँ तक कि ब्राजील भी, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत सारी चीजें निर्यात करते हैं और अगर इन देशों पर रूस से तेल खरीदने की वजह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे रूसी युद्ध के समर्थन के लिए सजा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश रूसी तेल छूट पर मिलने के कारण खरीदना चाहते हैं। उन्हें पुतिन के इस युद्ध के परिणाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ सस्ते तेल से खुश हैं। परंतु यदि वह छूट अमेरिकी बाजार की कीमत पर मिल रही है, जहां वे अधिकांश सामान निर्यात करते हैं और उनकी अनेक नौकरियां इन्हीं निर्यातों पर निर्भर हैं, तो वे तेल खरीदना बंद कर देंगे। हम इसके संकेत पहले से ही देख रहे हैं। तेल मंत्री इसे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उन्हें सुनते हैं। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था, हम खरीद रहे थे, अगर मुझे याद हो, 0.2%। हमारे कच्चे तेल का 0.2% रूसी संघ से था। आपका कहना सही है। ये काफी बढ़ गया है। लेकिन इसी दौरान भारत ने भी हमने आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई है। पहले हम लगभग 27 देशों से खरीदते थे, अब 40 देशों से खरीदते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर, अगर आप यह सोचें कि आपको स्रोत 1 से खरीदना चाहिए या स्रोत 2 से, तो हम शुरू से ही स्पष्ट रहे हैं कि हम वहीं से खरीदेंगे जहां से हमें जरूरत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता अंततः अपने उपभोक्ता, भारतीय उपभोक्ता के प्रति है। अब रूस के लिए ये बहुत बुरी खबर है, खासकर जब उन्हें प्रतिबंध से पहले पूरी ताकत लगानी चाहिए। और यही वजह है कि पुतिन क्या कर रहे हैं, वह अपने ही नागरिकों से झूठ बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था खराब होने और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने के बावजूद पुतिन इसका सारा दोष यूक्रेन पर मढ़ रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था यूक्रेन की वजह से परेशान है, यही बात पुतिन अपने नागरिकों से कह रहे हैं। एक रूसी महिला का कहना है कि रूस में खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम का कारण सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। ये वाकई में हास्यास्पद है। मुझे कैसे पता होगा? क्या हमारी सरकार पेंशन धारकों की परवाह करती है? नहीं, मुझे इसकी वजह नहीं पता। युद्ध, असल में सब कुछ वहीं चला जाता है। सारा पैसा युद्ध में चला जाता है। क्या किया जाना चाहिए? स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है? जेलेंस्की को हटाना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संघर्ष कर रहे रूसी नागरिकों के लिए हालात और बिगड़ेंगे। इससे पुतिन पर और दबाव बढ़ने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों में से एक पारित किए जाने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं। यह पैकेज रूसी तेल से होने वाली आमदनी को सख्ती से निशाना बना रहा है। रूसी तेल की कीमत अब सख्ती से $47 प्रति बैरल तक सीमित कर दी गई है, जो पिछले 3 महीनों की औसत बाजार कीमत से लगभग 15% कम है। इस प्रतिबंधों के पैकेज में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइनों पर लेनदेन का प्रतिबंध भी शामिल है, जिससे रूस का इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका द्वारा बचाने का प्लान विफल हो गया है।
हंगरी और स्लोवाकिया की मदद से नए पैकेज को अपनाने को रोकने की रूस की उम्मीदें भी पूरी नहीं हो सकीं। स्लोवाकिया को 2028 तक गैस आपूर्ति की सुरक्षा मिली और उसने यूरोपीय संघ के संयुक्त निर्णय का समर्थन किया। इसी संदर्भ में भारत ने घोषणा की कि वह रूसी तेल के स्थान पर मध्य पूर्व के तेल का उपयोग करेगा। रूसी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आगामी महीनों में तेल और गैस से होने वाली बजट आय में भारी गिरावट देखी जा सकती है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी और रूबल कमजोर होगा। प्रतिबंधों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। भारत के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर जाने से रूस को अपनी महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी गंवानी पड़ सकती है। नॉर्ड स्ट्रीम पर प्रतिबंध से संभावित रास्ते बंद हो जाते हैं और मॉस्को के यूरोपीय बाजार में निवेश संबंधी प्रयासों पर रोक लगती है। क्रेमलिन युद्ध के आर्थिक परिणामों की गंभीरता समझता है, परंतु राजनीतिक समाधान नहीं खोज रहा है। रूस को लगता है कि अमेरिका नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पुतिन तनाव कम करने या शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। रूस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रूस की काउंसिल कमेटी वन बजट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रमुख संघर्षरत रूसी जनता पर टैक्स बढ़ाने की सार्वजनिक मांग कर रहे हैं। रूस ने तेल और गैस की कम होती आमदनी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण बजट में आए घाटे को भरने के लिए ऐसा किया है। पुतिन गरीबों पर टैक्स बढ़ाकर पुरानी रूसी परंपरा को दोहरा रहे हैं, जैसा ज़ार के समय में किया जाता था। यहाँ रूसी बजट काउंसिल के प्रमुख का बयान है। हम चिंतित हैं। पिछले 5 सालों में खातों की प्राप्तियों में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि ने हमें चिंतित कर दिया है। इसलिए निराशावादी आर्थिक पूर्वानुमानों और तेल व गैस राजस्व में गिरावट के चलते अब हमें तुरंत बजट समेकन शुरू करना होगा। सबसे पहले और सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण यह है कि हमें राजस्व आधार बढ़ाने के लिए सभी संसाधन जुटाने होंगे। हमारे यहाँ छाया रोजगार का स्तर बहुत ऊंचा है और ग्रे वेतन की समस्या अभी भी अनसुलझी है। निजीकरण के मामलों को सुलझाने में हमारी अनिच्छा हमें हैरान करती है, क्योंकि ये बजट को पुनः भरने के लिए महत्वपूर्ण भंडार हैं। इस समय हमें लाभों में कटौती पर विचार करना चाहिए, जो अप्रभावी हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं और पहले ही बजट का लगभग 1/3 हिस्सा बन चुके हैं। क्या व्यय अनुकूलन के प्रमुख स्रोत हम कहां पाते हैं? राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग को कुछ वर्षों के लिए स्थगित करना उचित होगा, क्योंकि कुछ गतिविधियों की अपर्याप्त तैयारी और अन्य कारणों से वे खर्च नहीं हो पाई हैं। पर साथ ही हमें सभी सुरक्षित बजट मदों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रक्षा पर खर्च में हम कटौती नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे बढ़ाना ही होगा।